हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिस पर जाकर आप उसका एक्सप्लेनेशन, आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. Poet says he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. फर्स्ट लाइन में ये जो प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? टाइगर के लिए। और स्टॉक्स मीन्स होता है मूव्स, घूमना, चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स ब्राइट एंड क्लियर, एंड स्ट्राइप्स मीन्स लॉन्ग लाइन्स, धारियाँ। तो पोएट कह रहे हैं कि जो टाइगर होता है इसके बॉडी पर ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, और वो अपने केज में कुछ कदम घूमता है। केज में कुछ कदम घूमता है, ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हिज नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में देखा जाए तो टाइगर कहीं तक भी जा सकता है, कितनी भी दूरी तय कर सकता है, लेकिन इस समय क्योंकि वो केज में लॉक्ड है, पिंजरे में कैद है, तो उसका पिंजरा क्योंकि बहुत छोटा है तो वो कुछ ही कदम में उस दूरी को तय कर लेता है। फिर थर्ड लाइन में लिखा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो क्वाइटली मतलब शांति से अपने वेलवेट के समान, वेलवेट इज़ अ फैब्रिक, सॉफ्ट फैब्रिक, वेलवेट के समान सॉफ्ट पैड्स पर, पंजों पर वो क्वाइटली मूव करता है, बहुत शांति के साथ चलता है। इन इज क्वाइट रेज, शांत गुस्से में, रेज मीन्स एंगर। तो यहाँ पर उसके एंगर को क्वाइट यानी शांत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो पिंजरे में कैद होने के कारण गुस्सा तो है, उसको क्रोध तो आ रहा है, लेकिन वो अपने क्रोध को दबाए हुए है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो कैद है और इस समय वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने गुस्से को शांत किए हुए है। तो अब इन लाइन्स पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज ही रेफर टू, वेयर इज ही केप्ट? ही जो प्रोनाउन है ये किसको रेफर कर रहा है और उसको, जिसको ये रेफर कर रहा है, उसको कहाँ रखा गया है? तो अभी हमने लाइंस में जैसा कि डिस्कस किया, इसका आंसर है ही रेफर्स टू द टाइगर एंड ही इज केप्ट इन अ केज। ही जो प्रोनाउन है ये टाइगर को रेफर कर रहा है और टाइगर को कहाँ रखा गया है? एक केज में, एक पिंजरे में रखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई कुड द टाइगर वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स? टाइगर केवल कुछ कदम ही क्यों वॉक कर सकता था? और इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी हमने डिस्कस किया, और इसका आंसर है द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज। टाइगर केवल कुछ कदम ही चल सकता था क्योंकि वो एक बहुत छोटे से पिंजरे में कैद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज ब्राइट। इस एक्सट्रैक्ट में से, इस स्टैंजा में से उस वर्ड को पिक आउट करिए, उस वर्ड को चुनिए जिसका अर्थ है ब्राइट। और अभी हमने डिस्कस किया था वो वर्ड कौन सा है? विविड। विविड मीन्स द सेम एज ब्राइट। द वर्ड विविड मीन्स द सेम एज ब्राइट। और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। और ये आप सभी को पता होगा, these lines have been taken from the poem A Tiger in the Zoo composed by Leslie Norris. चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। लिखा है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. It means he should be, the tiger should be lurking in shadow. Lurking means hiding, lying hidden, छुपा रहना। इन शैडो, उसे तो किसी छायादार स्थान में छुपा होना चाहिए था। उस टाइगर को अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कैसे रहता? वो किसी छायादार स्थान पर छुपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, किसी लंबी घास के पीछे धीरे धीरे स्लाइड करता रहता, मूव करता रहता। नियर द वाटर होल, और वो कौन सी जगह होती? नियर द वाटर होल। जो फॉरेस्ट में होल्स बन जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा रहता है और जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, उन वाटर होल्स के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प मीन्स फैट, मोटे हिरन जहाँ से होकर गुजरते, जहाँ पर मोटे हिरन पानी पीने के लिए जिस वाटर होल के पास आते, उस वाटर होल के पास उसको
लंबी घास के पीछे किसी छायादार स्थान पर छुपा होना चाहिए था और धीरे धीरे सरकना चाहिए था शिकार करने के लिए। तो ऐसे उसको रहना चाहिए था, पर वो इस समय कहाँ है? उस समय वो केज में लॉक्ड है, केज में यानी पिंजड़े में कैद है। तो इन लाइंस में राइटर ने ये बताया है कि अगर वो फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में रहता तो वो कैसे रहता। और इन लाइन पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी फर्स्ट एग्जाम में डिस्कस किया था। हु डज ही रेफर टू? और इसका आंसर होगा ही रिफर्स टू द टाइगर। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर शुड ही बी लर्किंग? उसको कहाँ छुपा होना चाहिए था? और इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया था कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज इन द फॉरेस्ट। उसको फॉरेस्ट में, जंगल में किसी छायादार स्थान पर छुपा होना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन है हु वुड पास थ्रू द वाटर होल? वाटर होल के पास, जो पानी के गड्ढे बने रहते हैं उनके पास से कौन गुजरता? और इसका आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट अ प्लम्प डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल। मोटे हिरन या एक मोटा हिरन उस वाटर होल के पास से गुजरता। और लास्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज वेट इन हाइडिंग। इस एक्सट्रैक्ट में से, इन लाइन्स में से उस वर्ड को चुनिए जिसकी मीनिंग होती है वेट इन हाइडिंग, छुप करके इंतज़ार करना। और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका होगा दैट द वर्ड लर्क और लर्किंग मीन्स द सेम एज वेट इन हाइडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। और उसे कैसे रहना चाहिए था? He should be snarling around houses। Snarling means roaring, दहाड़ना, गुर्राना। उसे तो घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था। At the jungle's edge, जो घर जंगल के edge, edge means border पर बने हुए हों। Bearing his white fangs, अपने white fangs, fangs means sharp teeth, अपने नुकीले दांतों को, बेयरिंग मीन्स शोइंग, दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को, क्लॉज मीन्स पॉज या नेल्स, अपने पंजों को दिखाते हुए। और इस तरह से टेरराइजिंग द विलेज। विलेज रिफर्स टू द पर्सन्स हु लिव इन अ विलेज, दैट आर विलेजर्स। तो उसे तो विलेजर्स को, गांव वालों को इस तरह से टेरराइज करते हुए, आतंकित करते हुए, डराते हुए रहना चाहिए था। और ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो इस समय केज में, पिंजड़े में बंद है। अगर वो फॉरेस्ट में रहता तो वो इस तरह से रहता। और इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रू दीज लाइन्स? इन लाइन्स के द्वारा पोएट क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसका आंसर है द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी अलाउड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। इन लाइन्स के थ्रू पोएट हमें ये सजेस्ट करने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट, मतलब प्राकृतिक आवास में, जो कि फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसमें रहने की अनुमति होनी चाहिए, ना कि उसको पिंजड़े में बंद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? टाइगर लोगों को कैसे स्केयर करता है, कैसे डराता है? और अभी हमने डिस्कस किया था द टाइगर स्केयर्स द पीपल बाय ग्राउलिंग एट देम एंड शोइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। टाइगर लोगों को उन पर गुर्रा कर, ग्राउलिंग मीन्स गुर्राना, और अपने नुकीले वाइट टीथ दिखाकर और अपने पंजे दिखा करके स्केयर करता है, डरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड द टाइगर बी स्नार्लिंग? टाइगर को कहाँ पर गुर्राना चाहिए, कहाँ पर स्नार्ल करना चाहिए? और इसका आंसर है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। उसको घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस स्टैंजा पर बेस्ड है गिव नाउन फॉर्म ऑफ टेरराइज। टेरराइज ये एक वर्ब है, टेरराइज मीन्स डराना, और इसकी आपको नाउन फॉर्म लिखनी है। अगर इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तो आप किस तरह लिखेंगे? और वो वर्ड है द नाउन फॉर्म ऑफ टेरराइज इज टेरर। टेरर मीन्स भय, आतंक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ स्टैंजा एंड हियर द पोएट सेज
but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अभी तक सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट ने बताया था कि अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में रहता तो वो उसको कैसे रहना चाहिए था। अब वो वापस केज में लॉक्ड, केज में कैद टाइगर के पास आते हैं और उसकी स्थिति बताते हैं और वो कह रहे हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन इस समय वो एक कॉन्क्रीट से, सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए सेल यानी कोठरी में, एक केज में लॉक्ड है, बंद है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसके पास स्ट्रेंथ है तो, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो बिहाइंड बार्स है, वो पिंजरों के पीछे बंद है। और पिंजरे की सलाखों के पीछे जो उसकी स्ट्रेंथ है भी उसके पास, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए ही इज़ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज में ही इधर उधर टहल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब उसके केज में जितनी भी लेंथ है उसी में वो इधर उधर, स्टॉकिंग मीन्स मूविंग, टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने आने वाले लोग हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनके साथ भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ ही लॉक्ड। अब आप जान चुके हैं दैट ही रिफर्स टू द टाइगर, वेयर इज़ द टाइगर लॉक्ड, और इसका आंसर है द टाइगर इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार्स। टाइगर एक कॉन्क्रीट से बनी हुई सेल में पिंजरे के पीछे लॉक्ड है, कैद है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार सजेस्ट। ये जो फ्रेज यूज़ किया गया है इन लाइन्स में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। और अभी हमने डिस्कस किया था, इट मीन्स दैट ही इज़ स्ट्रॉन्ग बट हेल्पलेस एज ही इज़ लॉक्ड इन अ केज। इस फ्रेज का मतलब है कि दैट द टाइगर इज़ स्ट्रॉन्ग, टाइगर स्ट्रॉन्ग तो है, उसके पास स्ट्रेंथ है तो, बट ही इज़ हेल्पलेस, लेकिन वो असहाय है क्योंकि ही इज़ लॉक्ड इन अ केज, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम डज ही इग्नोर, वो किसको इग्नोर करता है, वो किसको अनदेखा करता है। और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका होगा दैट ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो उसको देखने आने वाले लोगों को इग्नोर करता है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इम्प्लाई। ये एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इसका क्या अभिप्राय है, इस फ्रेज का क्या अर्थ है। और इस क्वेश्चन का आंसर है इट इम्प्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग और वॉकिंग, द लेंथ ऑफ द केज मतलब वो अपने केज में इधर उधर घूमता है, इन हेल्पलेसनेस असहाय होकर, ही इज़ हेल्पलेस सो ही इज़ वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हिज केज। और अब लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं इस पोएम का। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, और क्योंकि वो एक जू में है, एक पिंजरे में कैद है, तो रात के समय जो वो लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ सुनता है, वो किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मीन्स टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट इज़ सेफ। जू वगैरह में पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो चक्कर लगाया करती हैं पूरे एरिया में, ये देखने के लिए कि क्या वो एरिया सेफ़ है या नहीं। तो उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़, वो आखिरी आवाज़ है जो वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से, स्टेयर्स मीन्स घूरता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को, आसमान में वो चमकने वाले सितारों को रात के समय देखा करता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जू में, एक पिंजरे में कैद है। अब इन लाइन पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस डज द टाइगर हियर, किस तरह की आवाज़ टाइगर सुनता है। और इसका आंसर है द टाइगर हियर्स द वॉइस कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, रात के समय पेट्रोलिंग कार्स से आने वाली आवाज़ को वो सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द टाइगर लुक एट इन द नाइट, रात के समय टाइगर वेयर डज ही लुक एट मीन्स वो कहाँ देखता रहता है। और इसका आंसर है द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट द नाइट, रात के समय वो
आसमान में चमकने वाले ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलिंग। अभी हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोलिंग का क्या अर्थ होता है और इसका आंसर है पेट्रोलिंग मीन्स टू गो अराउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम्स टू चेक इफ इट इज़ सेफ। किसी एरिया में घूमना रेगुलर टाइम्स पर ये देखने के लिए कि वो एरिया सेफ है या नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज ग्लीमिंग। इस एक्सट्रैक्ट में से, इन लाइन्स में से उस वर्ड को चुनिए जिसका अर्थ है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग लाइट, शाइनिंग। तो इस स्टैंजा में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनमें जो वर्ड है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स द सेम एज ग्लीमिंग। तो आज हमने डिस्कस किए क्लास 10th की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोस देख करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं।